आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया देख लो, ये जो चीन है ना, चाइना, उसने अब जापान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि जापान जो है वो ताइवान इशू को सीरियसली ले रहा है। तो वीडियो जो है वो वायरल हो गया, चाइना ने वायरल किया। बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। और सुनो बेटा, आज, सिर्फ आज के लिए हमने एक पंपर सेल निकाली है। 12,000 रुपए। ये जो 15,000 है ना, ये आपको कोर्स सिर्फ 12,000 रुपए में मिला है। सिर्फ आज के लिए वैलिड है ये। SID20 आपको यूज करना है तो हमारे कोर्सेज पे 20% आपको ऑफ मिलेगा। इसमें हम NCERT दे रहे हैं, करेंट अफेयर्स दे रहे हैं, और GS1 से 4 पेपर, फिर मेरी पर्सनल गाइडेंस। वी आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये मैप देख लो बेटा। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा नॉट सो फेवरेट चाइना, ये है खतरनाक जापान जो 4 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसकी कैपिटल है टोक्यो। इस छोटे से देश ने इस बड़े से देश की हमेशा से बैंड बजा रखी है। इसने इतना मारा चाइना को, इतना मारा, लोगों को जिंदा जला दिया, महिलाओं के साथ रेप किया, बहुत बुरी हालत। कल मैंने एक शानदार लेक्चर लिया था ना, चाइना, परसों एक एडिटोरियल की, चाइना क्यों अपना आधिपत्य जो है वो पूरी दुनिया पे स्टैब्लिश करना चाहता है। अब बेटा स्टोरी समझ लो। हम जापान और चाइना की पहले आपको दुश्मनी समझा देते हैं। देखो, ये है छोटा सा आइलैंड ताइवान, है ना। अब हुआ क्या कि जापान एक मोनार्की था बहुत टाइम से, और एक क्लोज्ड इकोनॉमी था जहां पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी। 16th सेंचुरी में जापान में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए धर्मगुरु को भेजा, मार देते थे, सबको उठा के मार देते थे। तो जापान हमेशा से क्लोज्ड इकोनॉमी रहा। 1860 आते आते मेजी एम्परर, जो मेजी थे, मेजी रेस्टोरेशन, क्योंकि इधर अमेरिका ने सिर पे बंदूक रख दी जापान को कि इकोनॉमी खोलो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। तो जापान ने अपनी इकोनॉमी खोली, और फिर हम देखते हैं कि जापान में बदलाव हुए। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन आया। बहुत कुछ हुआ इसमें, फ्यूडलिज्म अंत हुआ, समुराई की जो आधिपत्यता थी वो खत्म हुई, बहुत कुछ हुआ। तो अब जापान की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई। जापान ने अपने आप को भयानक तरीके से रिस्ट्रक्चर किया। 1890 आते आते जापान को नया कानून मिल गया। इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान स्टैब्लिश हो गई, और जापान ने बोला अब तो करेंगे हम एक्सपैंड। और ये बहुत बड़ी गलती थी। जापानी जो है ना वो थोड़े टैलेंटेड होते हैं। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, 4 आइलैंड से मिलकर बना है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि आइलैंड है, आसपास समुद्र है, लेकिन उसके बावजूद जापान बहुत जबरदस्त देश है। जापान के लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत मेहनती हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक बार 1 मिनट ट्रेन लेट हो गई, यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है, शायद 1 मिनट की लेट हो गई थी, तो वो इंसान डिप्रेशन में चला गया कि जो ड्राइवर था। यहाँ के लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हर चीज टाइम पे। कोई 1 साल में काम होना उसको 1 महीने में कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, बहुत टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड दे आर। अब क्या है कि जापानी जो है, और ये आज से नहीं, शुरू से ही, क्योंकि इनकी कल्चर ही वैसा रहा है। तो जापान ने एक्सपेंशन शुरू किया। जापान ने बोला कि अब हम एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करते करते उसने सबसे पहले चाइना को धोया। 1894 से लेकर 96 साइनो जापानीज वॉर उड़ा दिया चाइना को। वैसे भी 1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने भी वॉर लड़े वो सब हारा। तो पूरा का पूरा मंचूरिया रीजन जो है ना, ये वाला, ये पूरा जापान के कब्जे में, और चाइना पे पूरा आधिपत्य जापान का। डायनेस्टी थी पर उसकी कोई चलती नहीं थी, चिंग डायनेस्टी, जाओ भाड़ में जाओ। उसके बाद फिर रशिया को हरा दिया। रशिया, रूसो जापानीज वॉर, किसी ने नहीं सोचा था कि जापान रशिया को हरा देगा। रशिया बहुत बड़ा था, तो जापान बहुत ताकतवर हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो है वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। लेकिन चाइना का यहां पे उदय हुआ। चाइना, क्योंकि चाइना में आ गया कम्युनिज्म, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब चाइना में क्या हिसाब किताब था? चाइना में हिसाब किताब ये था कि चाइना में एक तरफ थे कम्युनिस्ट, एक तरफ थे आपके चियांग काइशेक की कॉमिंटांग पार्टी। तो हर कोई जानता था कि कॉमिंटांग पार्टी जीतेगी, लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए। किसी ने नहीं सोचा था। सोवियत ने बहुत हथियार सप्लाई किए, तो चियांग काइशेक जो है वो सब जान बचा के अपनी ताइवान में भागे।
तो अब दोस्तों चाइना जो कहता है, तब से लेकर अभी तक सरकार, चाइना जो है देखिए दो है, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ये वाला बड़ा वाला चाइना है, इसको पीआरसी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान है। अब चाइना बोलता है कि हम दोनों एक ही हैं, ताइवान भी बोलता है हम दोनों एक ही हैं, लेकिन अभी तक एक नहीं हो पाए हैं ये। चाइना बोलता है कल आके हम कब्जा करते हैं, कल 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 करके, लेकिन कलयुग है, सब कुछ कल पे टल जाता है, कभी हो नहीं पाता। ताइवान भी यही कहता है। तो चाइना क्या है कि देखो ताइवान चाइना का है, हमेशा चाइना मानता है। अब अगर ताइवान पे कोई अथॉरिटी दिखाता है तो चाइना का बड़ा मूड खराब, एकदम अंदर से आग लग जाती, जल जाती है चाइना की, कि यार क्या है ये, कैसे हो गया ये, जलन हो जाती है कि यार क्या हो रहा है ये। अमेरिका जब भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि देखिए देश ताइवान को रिकॉग्निशन मतलब ये है कि ताइवान को एज अ देश लोग मानते हैं, यानी कि चाइना के लिए बहुत खतरा है ना, क्योंकि जब आप किसी एक एरिया को एक देश मानने लगते हैं, इसका मतलब अब उसके पास ताकत है, ठीक है। तो अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है, भारत भी ताइवान से अच्छे रिलेशन बना रहा है, जापान ताइवान को जबरदस्त सपोर्ट देता है। चाइना का बड़ा मूड खराब रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा के, यार ये ऐसा कैसे हो रहा है हूं शिंख्या हूं, ऐसे चाइनीज जो है वो जापानियों को गाली देते रहते हैं, और जापानी भी चाइनीज को गाली देते रहते हैं, होंगे पता नहीं। ये है आपका साउथ चाइना सी, अरे यार ये आपका येलो सी है, और ये आपका सी ऑफ जापान है। साउथ चाइना सी किधर चला गया भाई, और ये आपका साउथ चाइना सी। अब चाइना जो है साउथ चाइना सी के ताइवान, फिलीपींस और ये चाइना, थाईलैंड, इन सबको लेके इशू है, यहां पे चाइना अपना आधिपत्य। अब जापान के जो अगल बगल में आइलैंड है, चाइना यहां पे भी अपना आधिपत्य जमाता है कि ये भी हमारे हैं। जापान का मूड खराब कई बार हुआ है, जिस दिन जापान, अभी जापान जो है पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है। जापान की मिलिट्री है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, अमेरिका की भयानक मिलिट्री। अमेरिका जापान को अम्ब्रेला देता है कि परेशान मत हो, तुम पे अटैक होगा हम आएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बम छोड़ा था। लेकिन जिस दिन जापान अपनी पे आया उस दिन पूरी दुनिया के बैंड बजा सकता है, क्योंकि ये लोग तो पागल हैं। ये ऐसे ऐसे वेपन जो आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, ऐसा ऐसा बना देंगे ये लोग, ठीक है। तो चाइना जो है, ये जापान और चाइना इसलिए आपस में, अब चाइना जापान इसलिए कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि चाइना अभी तक याद है कि जापान ने चाइना के साथ क्या सलूक किया। एक कोई देश है जिसने इतनी ज्यादा कट्टरता दिखाई है तो वो कैसे देश हो सकते, इसलिए चाइना जापान को धमकाता है बार बार। तो इसी धमकी भरे प्रोसेस में चाइना ने जापान को बोला है कि बेटा तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा देंगे, तुमने अगर ताइवान इशू पे इंटरफेरेंस किया, फॉक्स न्यूज ने ये रिपोर्ट किया है, तो बेटा तैयार रहो, इतना बम मारेंगे कि सारा आइलैंड धुआं धुआं हो जाएगा। तो जापान ने बोला है ऐसी बात है, अब क्या करें। ये एक वीडियो बनाया गया और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। और वीडियो देखिए वायरल किया गया, वायरल हुआ नहीं, वायरल चाइना ने जानबूझ के बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी उसकी 100वीं वर्षगांठ थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैकिंग का एक चैनल था, वहां पे वे वीडियो आया और उसके बाद धड़ाधड़ वायरल हुआ। अब देखिए जापानीज ऑफिशियल्स ने ताइवान के बारे में बोला था, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना तारो आसो, उनसे बोला कि जापान चाइना की ताइवान की रक्षा करेगा। बस जापान टाइम्स से खबर छपी। अमेरिका भी ताइवान को रिकॉग्निशन काफी ज्यादा देता है, और अमेरिका ने चाइना को सीधा बोला कि बेटा अगर तुमने ताइवान को कुछ किया, तभी तो चाइना डरता है, इसीलिए तो अटैक भी नहीं कर पा रहे, तो इट मींस वॉर, ठीक है। सॉरी, चाइना ने ये बोला है, अमेरिका ने तो ताइवान को फल ली, और चाइना ने सीधा बोल दिया है अमेरिका को, देखो ऐसा है अगर ताइवान को तुमने आजादी दिला दी तो सीधा युद्ध होगा, हम युद्ध की ओर जाएंगे। बीजिंग जो है, हम ताइवान के रक्षक हैं, तुम्हारी क्या औकात, तुम ताइवान को डिफेंड करोगे बे, सीधा। तो यहां पे बीजिंग ने ये सब बोला है। तो जो सॉवरेनिटी है वो बीजिंग के पास है ताइवान की, और बीजिंग लगातार बोलता है कि ताइवान हमारा है और किसी की औकात नहीं है कि वो ताइवान पे अपना क्लेम या ताइवान को ज्यादा सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट करता है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। अभी अगर हम बात करते हैं तो ताइवान को हर देश सपोर्ट, यूरोप सपोर्ट करता है, यस, भारत सपोर्ट करता है, जापान सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है। जापान जो है वो एक्सपैंड करना चाहता है, और जापान को पता है कि चाइना बहुत बदतमीजियां करता है साउथ चाइना सी को लेके। जापान के पास जो सेंकाकू आइलैंड है, चाइना बोलता है कि तो हमारा है, और चाइना उसको डायो बोलता है। ऐसे ही भारत में भी अरुणाचल प्रदेश को बोलता है चाइना हमारा है। तो
इस तरीके का हिसाब किताब है। ताइवान में भी डेमोक्रेसी है। देखिए, अगर काओ मिंटोंग आते, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, काओ मिंटोंग पार्टी आती, मतलब अगर चियांग काइशेक आते, जैसे भारत चाइना के जो रिलेशन है बड़े इंटैंगल्ड इसलिए रहे क्योंकि देखिए भारत एक डेमोक्रेसी था। हालांकि चाइना के साथ शुरुआत में तो रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के चाइना से रिलेशन इसीलिए खराब रहे हैं ना। जैसे अमेरिका तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, लेकिन चाइना में क्या कम्युनिज्म। अभी दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फिलॉसफी है। तो ठीक है, तो भैया यहां पे फिलॉसफी के चक्कर में वॉर हुए हैं, बहुत ज्यादा तनातनी रही है कि एक तरफ है कैपिटलिज्म, एक तरफ है कम्युनिज्म। फिर उसके बाद चाइना ने जिस तरीके से भारत को धोखा दिया, अगर चियांग काइशेक आ जाते, अगर कॉमिंटोंग पार्टी चाइना में आ जाती और जीत जाती सिविल वॉर में जो चाइना में हुआ कम्युनिस्ट और कॉमिंटोंग पार्टी के बीच में, तो आज बहुत अलग दुनिया होती। आज भारत के भी रिलेशन चाइना से शानदार होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो है सो है, किस्मत में यही मंजूर था, जो है हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यह हिसाब किताब है अभी कि लगातार चाइना जो है वो ये सब बोलता रहता है। अब देश और आगे आ रहा है। ब्रिटेन ने तो ट्यूसडे को यह बोल दिया कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, चाइना बोल रहा है जापान को हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। अब ये खतरनाक स्टेटमेंट क्यों है बेटा? ये इसलिए भी खतरनाक स्टेटमेंट है क्योंकि अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा था। ये भयानक टॉन्ट है, ये बेइज्जती वाला स्टेटमेंट है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब खा चुके हो, चुपचाप बैठे रहो, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। एक न्यूक्लियर बॉम्ब में तुम्हारी हेकड़ी निकल गई थी, अभी तक बच्चे सही से पैदा नहीं हो पा रहे तुम्हारे, तो दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या क्या निकल जाएगा वो समझ लो। जापान ने बोला अच्छा। बाकी जितने भी साथी देश है, क्योंकि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जापान के जैसे अमेरिका भी अभी जापान को अपना छोटा भाई मानता है ना। तो ब्रिटेन ने बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो हम अपने 2 वॉरशिप भेज देंगे ना। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये ऑलरेडी जापान सितंबर में है। मतलब अभी देखिए, अमेरिका तो ऑलरेडी जापान को रक्षा कर ही रहा है, ब्रिटेन ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे लगाए हुए हैं। चाइना इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा है ना, क्योंकि बार बार जापान बोल रहा है कि भैया चाइना को कुछ करते क्यों नहीं, या तो हमको दे दो, हमको एक काम करो, हमको फ्री कर दो। एक आर्टिकल है जापान में जिसमें यह है कि आप ज्यादा हथियार नहीं बना सकते, तो जापान बोलता है कि हमको दे दो, हम कर देते हैं। फिर हम जब हथियार बनाते हैं ना, हम चाइना से लड़ जाएंगे। और अगर जापान ने ऐसा शुरू किया तो फिर तो भैया भगवानी मालिक है, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर चाइना साफ हो जाएगा। लेकिन युद्ध इज नॉट द वे, क्योंकि उसमें सब मरते हैं और हमको हमेशा पीस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 19 पीस, शानदार चैप्टर है और उसमें यह बताया है कि क्यों पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़िएगा उसे। अब वीडियो में यह बोला जा रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे और हम न्यूक्लियर बॉम्ब लगातार यूज करेंगे, इतना बम मारेंगे बहुत, और जब तक जापान सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम न्यूक्लियर बॉम्ब मारते रहेंगे। लेकिन उसके बाद इस वीडियो को डिलीट किया गया, 2 मिलियन व्यूज आ गए, फिर वीडियो को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे कोर्सेज शानदार है दोस्तों, 400 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स, और ये आज तक ही ऑफर है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी सिर्फ 800 में, और एनटीए नेट का पेपर 1 2500 में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।